हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई कर ले। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट फॉर द कंट्री। एक ऐसी मूवमेंट जो एक कंट्री के लिए करी गई हो, उसे हम कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इंडो चाइना का मतलब होता है ये तीन कंट्रियों को मिला के बना गया है। वो तीन कंट्री हैं वियतनाम। तो ये तीन कंट्री का कॉन्स्टिट्यूट है, और पहली कंट्री है वियतनाम, दूसरी कंट्री है लाओस, और तीसरी कंट्री है कंबोडिया। तो इस चैप्टर में मेनली हम वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे कि वियतनाम में क्या क्या हुआ, वियतनाम ने कैसे अपनी नेशनलिस्ट मूवमेंट लड़ी और किन किन तीन सुपर पावर्स के बारे में लड़ा। तो चलिए आते हैं वियतनाम पे। तो वियतनाम जो है वो स्टार्टिंग से ही चाइनीज शैडो में रही है। तो पीपल इन दिस एरिया लिव अंडर द चाइनीज एम्पायर। तो जो इस एरिया के लोग थे ये चाइनीज शैडो में थे, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो वियतनाम है उसने अपना जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो चाइनीज़ रखा और चाइनीज़ ही कल्चर को माना। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे मेंटेन द चाइनीज़ गवर्नमेंट सिस्टम एंड द चाइनीज़ कल्चर। अब जो हमारा वियतनाम है ये वर्ल्ड से कनेक्टेड है बाय द मैरीटाइम सिल्क रूट। तो उस टाइम पे वियतनाम वर्ल्ड से कनेक्टेड था मैरीटाइम सिल्क रूट की वजह से, जहाँ से इधर काफ़ी फॉरेनर्स आते थे वियतनाम में। तो बस वियतनाम चाइनीज शैडो से उभर ही रहा था कि वियतनाम में आ गए फ्रेंच। और फ्रेंच का जो विजिबल डोमिनेशन था वो दो तरीके से था। एक तो मिलिट्री डोमिनेशन और दूसरा था इकोनॉमिक डोमिनेशन वियतनाम के ऊपर। तो ये सब शुरू हुआ 1858 में, जब पहली बार फ्रेंच जो है वो वियतनाम में आए। और बाय मिड 1880 जो फ्रेंच है उन्होंने एक फर्म ग्रिप बना ली नदर्न रीजन ऑफ वियतनाम। और उसके बाद हुई फ्रैंको चाइनीज वॉर। और इसके बाद इन्होंने दो और रीजन में अपना कब्जा जमा लिया, जो था टॉनकिन और आनम। बस होना क्या था, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता चला गया और फ्रेंच ने 1887 में, बाय द 1887 फ्रेंच इंडो चाइना वॉज फॉर्म्ड। मतलब कि अब जो इंडो चाइना था उस पर कब्जा किसका था, फ्रेंच का। तो वियतनाम जो है वो फ्रेंच की कॉलोनी बन चुकी थी 1887 में। तो फ्रेंच का मानना था कि जो कॉलोनीज वो बनाते थे वो नेसेसरी थी। क्यों? अकॉर्डिंग टू फ्रेंच द कॉलोनीज आर नेसेसरी एज दे प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स। तो जो एक कॉलोनीज थी ये नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करती थी और अलग एसेंशियल गुड्स जो उनको मार्केट में काम आते थे। इसी की वजह से फ्रेंच ने क्या करा कि उन्होंने कैनल्स और इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू करा वियतनाम में। और मेकोंग डेल्टा में इन्होंने कैनल्स और इरिगेशन वर्क स्टार्ट करे। इन्होंने ऐसा क्यों करा, ताकि वो जो प्रोडक्टिविटी है कल्टीवेशन की वो इंक्रीज कर सके, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको बढ़ा सके। जो कल्टीवेशन है, जो खेती से इनको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उसको बढ़ा सकें। तो जो वास्ट इरिगेशन सिस्टम जो फ्रेंच ने बनाए थे वो फ्रेंच को हेल्प करते टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। जो राइस कल्टीवेशन वियतनाम में होती थी उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए।
ताकि ज़्यादा राइस कल्टीवेट हो। और जो इरिगेशन सिस्टम बने थे ये फोर्स लेबर की वजह से बने थे, मतलब कि उन्होंने लेबर को फोर्स करा था वियतनाम की पब्लिक को कि वो ये इरिगेशन सिस्टम बनाए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो राइस प्रोडक्शन थी वियतनाम में वो बहुत इंक्रीज़ हो गई, और इतनी इंक्रीज़ हुई कि वियतनाम जो है वो थर्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई बाय 1931। अब ये सब तो होता रहा, पर अब एक क्वेश्चन आया कि क्या हमें जो कॉलोनीज ये एस्टैब्लिश करते हैं उन्हें डेवलप भी करना चाहिए। तो इसका आंसर दिया पॉल बर्नार्ड ने। ये एक इन्फ्लुएंशियल राइटर थे और पॉलिसी मेकर थे। तो इनका मानना था कि हाँ, हमें कॉलोनीज को डेवलप करना चाहिए, कॉलोनीज शुड बी डेवलप्ड। क्योंकि जो कॉलोनीज को डेवलप करने का मेन रीज़न यही है कि हम प्रॉफिट बना सकें। जो इंपीरियलिस्ट हैं जिन्होंने ये कॉलोनीज बनाई हैं वो इस पे प्रॉफिट बना सकें। तो द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज इज टू मेक प्रॉफिट। और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कॉलोनीज की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। जो कॉलोनीज की इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना चाहिए। तो इकोनॉमी बूस्ट करने से होगा क्या, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएंगे। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे तो होगा क्या कि पीपल, ज़्यादा लोग जो हैं वो चीज़ें खरीदेंगे। जब ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। तो जो फ्रेंच की मार्केट है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करनी शुरू हो जाएगी और उनको प्रॉफिट होने लग जाएगा। एंड दस फ्रेंच विल मेक प्रॉफिट। बर्नार्ड का ये भी कहना था कि वियतनाम में इकोनॉमी को बूस्ट करने से पहले उनको 3 बैरियर्स को हटाना पड़ेगा। तो जो वियतनाम के 3 बैरियर्स थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अड़चन डाल रहे थे, वो 3 बैरियर थे। पहला, वियतनाम की हाई पॉपुलेशन। दूसरा था लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी लो थी। और तीसरा था लार्ज इंडेप्टनेस बिटवीन द पीजेंट्स, मतलब काफ़ी कर्जा था उधर पीजेंट्स के ऊपर। बर्नार्ड ने इतना सब कुछ बताया पर तब भी फ्रेंच ने उसका कुछ नहीं करा। फ्रेंच ने उसकी बातों को गौर नहीं करा और बस थोड़ा बहुत ही करा टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी। तो जो वियतनाम की इकोनॉमी है उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत काम करा और जो लैंडलॉर्डिज्म है वो बढ़ गया। जब लैंडलॉर्डिज्म बढ़ा विलेजेस में तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल की वो भी गिर गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक ज़रूर दबाना।